चलो अब जो आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, स्टार्ट करते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का हम लोग देख रहे थे, मतलब इसका फंडामेंटल क्या है कि हाउ दैट इज डिफाइंड कि दैट इज और डिटरमाइन कि जो भी न्यू प्रोजेनी बनने वाली है उसका सेक्स क्या होगा। ओके, जो न्यू प्रोजेनी बनेगी उसका सेक्स क्या होगा, ये है ऑब्जेक्टिव। ये जो टॉपिक चल रहा है उसका, एदर दैट इज मेल और फीमेल। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने फंडामेंटल्स तो ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे, बर्ड का क्या है वो भी देख लिया था, ह्यूमन का जनरल देख लिया था, और फिर एक दिया हुआ है अलग से ह्यूमन का, उसको कवर कर लें। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, एनसीईआरटी में मार्क कर लेना। इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड दैट द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज XY10। हेट्रोगैमेटी है, किसमें होता है हेट्रोगैमेटी? मेल के केस में होगा हेट्रोगैमेटी, और जब मेल हेट्रोगैमेट प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है तो उसके दो गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक एक्स टाइप का, दो टाइप के गैमेट। ओके, जब हम ऐसे बोला करें तो ये नहीं समझना कि नंबर में दो, दो टाइप के गैमेट, एक्स टाइप और वाई टाइप। ओके बच्चा, आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम गैमेट बनेगा, तो उसमें चलो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, ये मतलब सोमैटिक सेल की बात कर रहा है। 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दीज आर ऑटोसोम्स। जो सेम है वो क्या हो गए, ऑटोसोम। तो मतलब 22 पेयर, क्वेश्चन आए तो ध्यान से देखना, पेयर दिया हुआ है या नंबर दिया हुआ है, और 44 क्रोमोसोम। ओके, पता चले नंबर दिया है और तुम 23 कर दो करेक्ट। A pair of X chromosomes are present in the female, whereas presence of X and Y chromosomes are determinant, underline, determinant of the male characteristics. During spermatogenesis, among males, two types of gametes, spermatogenesis, division कौन सा आ रहा है, meiosis. Two types of gametes are produced, किस सेल से होंगे, कहाँ पे होते हैं, कौन सी सेल इन्वॉल्व होंगी इसमें? प्रतीक, आयुष तुम लोग लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? मैं आपसे आज से वेटिंग रूम अलाउ ही नहीं करूंगी। लिंक जाने के विद इन 2 मिनट अगर जो भी ज्वाइन नहीं करेगा वो अलाउ नहीं है। फिर सब तुम लोग भी मौज करो, हम भी मौज करते हैं। बायो इस साल एकदम मौजा ही मौजा चल रहा है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल डिवाइड करती है, श्योर हो? इकरा, फरिया, आयुष, प्रतीक, क्यों आयुष इतना लेट क्यों आ रहे हो? कहाँ थे, माता रानी का जगरात्रा कर रहे हो क्या तुम लोग? स्पर्मेटोगोनिया करेक्ट है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया सेल डिवाइड करेंगी मियोसिस से। पहला डिवीजन जो होगा वो क्या होगा, मियोसिस या माइटोसिस? फर्स्ट डिवीजन इज मियोसिस और माइटोसिस? माइटोसिस, वेरी गुड। क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को भी रिप्लेस करेगी, तो एक स्पर्मेटोगोनियल सेल जब डिवाइड करेगी तो दो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा माइटोटिक डिवीजन से, और उसमें से एक अंडरगोज जाएगी आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मियोसिस करेगी, और एक अपने आप को रिप्लेस कर लिया उसने। ओके, चलो, तो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल्स टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि हेट्रोगैमेटी है। ओके, 50% of the total sperm produced carry the X chromosome and the 50% has Y chromosomes besides the autosomes. दोनों ही गैमेट में जो गैमेट प्रोड्यूस होगा वो या तो 22 टाइप ऑफ गैमेट की बात कर रहे हैं, तो 50% कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, 22 ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम। 50% दूसरे वाले कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, 22 ऑटोसोम्स प्लस
वाई क्रोमोसोम। इज इट क्लियर? कोई नई कहानी तो आई नहीं अभी। ओके, फिर एक ये इमेज दिया हुआ है। वैसे तो इस इमेज में क्या ही क्वेश्चन आएगा, क्या ही पूछेगा, बट फिर भी आप यहाँ पे एनसीईआरटी की इमेज है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो जस्ट रीड करो। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंस A B both in humans in and in Drosophila. The female has a pair of XX chromosomes, homogamitic, and the male has pair XY heterogamitic. यही चीजें हैं, इतना आपको थ्योरी में भी लिखा है, इतना यहाँ पे भी लिखा है। Composition. In many birds, female has a pair of dissimilar chromosomes ZW and male has two similar ZZ. तो यहाँ एक क्वेश्चन बस ये बनता है कि ZZ आता है मेल में या फीमेल में, और होमोगैमेटी मेल शो करता है या फीमेल शो करता है, और होमोगैमेटी W की है या Z की है। ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो कि बहुत ही इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके बच्चा, क्लियर है? हमेशा देखो ध्यान रखना, स्ट्रेट क्रोमोसोम जब भी पेडिग्री सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो हमेशा जो स्ट्रेट क्रोमोसोम होगा वो एक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? जो टिल्टेड, जो मुड़ा हुआ क्रोमोसोम होगा वो हेट्रोगैमेटी में, अगर यहाँ पे मेल ह्यूमन के केस में देख रहे हो, ड्रोसोफिला के केस में देख रहे हो, तो वो वाई को, और यहाँ पे जो हेट्रोगैमेटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है W, उसको शो करता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी कभी किसी भी तरीके से पूछ सकता है, प्लस साइन के साथ पूछ सकता है, क्रोमोसोम बना के पूछ सकता है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ओके, क्लियर है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेल के लिए XY, फीमेल के लिए XX रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या है? सोमेटिक सेल का। ये है सोमेटिक सेल का। अब जब इनमें इनसे गैमेट बनते हैं तो दो गैमेट बनने की पॉसिबिलिटी है, एक टाइप का, यहाँ पे दो गैमेट और दोनों डिफरेंट टाइप के, तो हेट्रोगैमेटी, होमोगैमेटी। इसको कहा था मैंने एक बार पढ़ लेने को, आई होप सब पढ़ लिए होंगे। होप करने में क्या जाता है, पढ़ा है इसको? मुझे बोलने की नीड है क्या? बताओ फटाफट। ऐसे ही सुंदर सुंदर नोट्स बनाने की कोशिश किया करो। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के नोट्स हैं, कितना टू द पॉइंट लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना। जो आप जान रहे हो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई। चलो हम फटाफट बोल देते हैं। इन ह्यूमंस देयर आर 22 पेयर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इसको एलोसोम्स भी बोलते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम न लिख के एलोसोम्स भी लिखा हुआ आ सकता है, ये टर्म भी ध्यान में रखना। Unlike autosomal chromosomes, sex chromosomes are homologous chromosomes that do not necessarily have the same shape or structure. अगर होमोगैमेटी होगी तो सेम स्ट्रक्चर हो सकता है, हेट्रोगैमेटी होगी तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या लिख रखा है, डू नॉट नेसेसरली, जबकि सारे के सारे 22 पेयर्स में इट इज रिक्वायर्ड, इट इज फैक्चुअल की वो विदाउट द काउंटिंग की आप कोई जेनेटिक एबरेशन नहीं देख रहे हो, जैसे क्रोमोसोमल नंबर 12 पे मैंने बताया, 6 पे बताया, तो उस तरीके का कोई आप जेनेटिक एबरेशन नहीं देख रहे हो, कोई डिजीज नहीं देख रहे हो, तब तक दोनों में सिमिलैरिटी ही रहेगी। ओके, तो जनरल केस में सभी 22 पेयर में दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस होते हैं, सेम होते हैं, सेम जीन की इंफॉर्मेशन उनपे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सेम रहते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के केस में जो एलोसोम्स लास्ट वाला पेयर आप देख रहे हो, उस पेयर के केस में इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों सेम रहें। अगर एक्स एक्स है तो सेम रहेंगे, एक्स वाई रहेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर, शेप, जीन के टाइप सब कुछ वहां पे डिफरेंट रहता है। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पेयर में सिमिलरिटी रहेगी विदाउट एक्सेप्शन, मतलब 100% ये होमोलोगस है। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स रहेगा, होमोगैमेटी है, ठीक है, यहाँ पे भी 100%। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी जेनेटिक एब्रप्शन, कोई हम डैमेज की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। बट जब आप मेल सेक्स क्रोमोसोम देख रहे हो तो वहां पे एक एक्स है, एक वाई है, तो देयर इज नॉट द सिमिलरिटी बिटवीन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। छोटी सी बात है, क्वेश्चन पूछता है, आपको क्लिक करना चाहिए बस। इन फीमेल इंडिविजुअल
There are two X chromosomes that are identical in size. In contrast, male individual have one X chromosome and a smaller Y chromosome. Gender determination. The Y chromosome determine the gender of the spring. Okay. Obviously, जिसमें heterogamity है वो gender determine करेगा. तो रेप्लिकेशन हुआ, अपनी कॉपी बना लिया, एक्स एक्स वाई वाई, मियोसिस के लिए गया एक्स एक्स वाई वाई, 50% वाई स्पर्म, 50% एक्स स्पर्म. नाउ गैमेट एग बनेगा जब, तो उसके साथ कौन सा स्पर्म जाके फ्यूज कर रहा है उससे सेक्स डिटरमाइन होगा. फीमेल इंडिविजुअल ऑलवेज प्रोड्यूसेस एक्स सेल दैट हैव एक्स क्रोमोसोम्स. ओके. एक्स क्रोमोसोम्स स्पर्म सेल अगर आया, बाइंड किया, एक्स सेल 100% एक्स है, तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा विदाउट एक्सेप्शन. वाई वाई स्पर्म आया, 50% चांसेस थे जिसके वाई होने के. एक्स सेल तो अपने आप में 100% है, जाइगोट क्या बना, एक्स एंड वाई. ठीक है. 50% 50% फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, जब इसी को आप पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो 0.5 आ जाता है. 0.5 0.5 ऑलवेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1. तो 0.5 को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1. ओके बच्चा, क्लियर है. इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स. Good. Inheritance of traits. The X chromosomes contain many genes that are necessary in both gender, whereas the Y chromosome only has a few genes for maleness. पता है हमें, छोटा है, साइज में छोटा है. ठीक है. Y क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली छोटा हुआ है, तो उसके पास जीन के नंबर कम होंगे, और उस जीन में सेक्स डिटरमाइन करने वाले भी जीन और कम हो गए. और भी तो इंफॉर्मेशन होगी Y क्रोमोसोम पे. ओके. Whereas the Y chromosomes only has a few genes for maleness. Maleness मतलब मेल के कैरेक्टर को डिफाइन करने की इंफॉर्मेशन. Genes found on the X chromosomes are called sex-linked और X-linked gene. जो X body और X टर्म आ रहा था ना बेटा, अपन ने पहले देखा था कल इंसेक्ट में जब डिस्कवरी हुई, तो उसको X-linked कहाँ पे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सेक्स-linked क्यों बोलते हैं, वो सब क्योंकि फर्स्ट डिस्कवरी है, और जो जीन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ना वो एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है. तो जब भी आप सेक्स लिंक्ड डिजीज की स्टडी करते हो तो आपका मेन फोकस एक्स क्रोमोसोम पे होता है. इसलिए उस डिजीज को क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वाई लिंक्ड डिजीज नहीं होती बेटा. समझना हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. पहली डिस्कवरी, पहला फोकस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एक. देखो अगर हम यहाँ पे हम कहें एक क्रोमोसोम इतना लंबा है, एक क्रोमोसोम इतना लंबा है, तो डिजीज के एब्रप्शन के म्यूटेशन के चांसेस किसमें है, लंबे वाले क्रोमोसोम में बेटा. तो सबसे ज्यादा सेक्स लिंक कैरेक्टर किसमें डैमेज हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं. समझ रहे हो. इसलिए अगर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात की जाती है तो पहले जो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको फीमेल से रिलेटेड, फीमेल क्रोमोसोम से रिलेटेड. और फीमेल क्रोमोसोम्स के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एक्स क्रोमोसोम. इज इट क्लियर. अगर फीमेल डोमिनेंट होती है, या डोमिनेंट समझ लो किसी डिजीज के लिए है ना, तो खैर डोमिनेंट में तो हर केस में ही डिजीज करेगी. अगर जो सपोज की हेट्रोजाइगस है, ठीक है, तो हेट्रोजाइगस केस में अगर रेसेसिव वाले पे डिजीज होगी, सुनना अभी हम क्या बता रहे हैं, पता नहीं बताना चाहिए बट ट्राई करते हैं, शायद समझ में आ जाए तुम्हें बात. रेसेसिव वाले ट्रेट पे अगर डिजीज है, ये डिजीज कॉजिंग जीन है, ओके, तो फीमेल के चांसेस इधर से तो हेल्दी आ रहा है. ओके, ये फादर से उसको हेल्दी एक्स मिल रहा है, ये डिजीज है, ये मदर को पता ही नहीं होता है कि वो डिजीज है, क्योंकि वो करियर है, उसके अंदर सिम्टम्स नहीं है, वो उस डिजीज को कैरी करने वाले. ऐसे एक्स लिंक्ड डिजीज को अब ये जब भी मेल में जाएगा ना, अगर ये फीमेल में आएगा तो देखो ये यहाँ पे इस एक्स के साथ ही आएगा, एक एक्स तो इधर आएगा, तो ये डिजीज नहीं होगी. समझ में आ रहा है.
फीमेल में डिजीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो रिसेसिव है। फादर के पास हेल्दी एक्स था, एक्स हेल्दी आया, डोमिनेंट है, तो ये एक्सप्रेस नहीं हुआ। अब ये डॉटर भी क्या बन गई? कैरियर डॉटर बन गई। लेकिन ध्यान से देखना, अगर ये मेल में जा रहा है, मेल डिफाइन है, मतलब वाई इधर से आएगा और एक्स ये वाला आ गया, तो कोई इसको बचा नहीं सकता, इस बेटे को। इसमें वो जीन एक्सप्रेस होंगे ही होंगे, क्योंकि एक्स को डोमिनेट करने के लिए कोई कैपिटल एक्स है ही नहीं वहां पर। अब नहीं समझ में आया ये बात तो भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी डिजीज की बात नहीं कर रहे थे, ये तो जस्ट हम ऐसे बता दी। आई बात समझ में या नहीं आई? समझ आई ना? तो फीमेल के केस में जब भी एक्स लिंक डिजीज की कैरियर मदर होती है, तो हमेशा बेटे को डिजीज होती है। इस तरीके की कुछ चीजें हम बताएंगे जो आपको डिजीज को समझने में हेल्प करेगा। नहीं समझा? कोई बात नहीं बेटा, जब डिजीज पे बात करेंगे तो रिपीट करेंगे उसको। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। अभी देखते हैं कि कैसे चल रहा है। द एक्स क्रोमोसोम्स कंटेन मेनी जीन्स दैट आर नेसेसरी इन बोथ जेंडर, वेयर एज द वाई क्रोमोसोम्स ओनली हैज अ फ्यू जीन्स फॉर मेलनेस। जीन्स फाउंड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक और एक्स लिंक जीन। अगर दोनों में एक को बोलना पड़ेगा तो एक्स को बोलोगे कि एक्स इज सेक्स लिंक। एक्स इनहेरिटेंस को शो करने वाला जो है वो एक्स लिंक जीन्स है। ओके, ये फीमेल का दिख रहा है आपको, 2 क्रोमोसोम होमोलॉगस होंगे, सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज, सेम लोकेशन ऑफ जीन, कोई दिक्कत नहीं है। होमोगैमेटी को शो करता है। मेल में आपको क्लियरली दिख रहा है, एक एक्स है, एक वाई है। वाई छोटा है, उसके पास कम लोकेशन है, कम जीन को वो कैरी कर सकता है। ये ऐसे सिंपल समझो ना, ये बस है, ये कार है। किसमें ज्यादा लोग आ सकते हैं? बस में ज्यादा लोग आ सकते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा जीन है, तो वहीं पे ज्यादा चांसेस है कि क्या कैरेक्टर कंट्रोल होगा, वो उसको उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इसी केस को बोलते हैं हेमीजाइगस। ठीक है, हेमीजाइगस। इनएक्टिवेशन, अच्छा यहाँ पे देखो, जैसे तुम्हें दिया हुआ है होमोजाइगस डोमिनेंट, तुम अभी समझ सकते हो होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है। एक्स एक्स होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस रेसेसिव वो भी हो सकता है अगर स्मॉल एक्स होगा, जैसे ये कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो एक कैरेक्टर के लिए ये होमोजाइगस रेसेसिव भी हो सकता है। हेट्रो कैपिटल बी और स्मॉल बी है तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गया। और अगर ये लोकेशन बी बी के लिए होगा तो होमोजाइगस रेसेसिव भी हो सकता है। तो आपको बहुत सारे वेरिएशंस इन्हीं पे दिखेंगे। ओके, जो सेक्स लिंक्ड इंफॉर्मेशन होगी, मतलब ऐसी जीन की इंफॉर्मेशन जो उन 22 पेयर पे नहीं है, ऑटोजोमल पेयर पे नहीं है। ओके बच्चा, कैरेक्टर को देख रहे हैं बेटा, कैरेक्टर कैपिटल बी स्मॉल बी, दैट इज द कैरेक्टर। क्रोमोसोम इज एक्स एक्स, जीन इज कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, एलील इज कैपिटल बी स्मॉल बी। इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट है ये भी। इन फीमेल, अब ये सब कॉन्सेप्ट आपको काम आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इन फीमेल सोमैटिक सेल्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स इज टिपिकली इनएक्टिवेटेड। ये लिख लेना कहीं पे, इनको बोलते हैं एक्स बार बॉडी। मेल के केस में ऐसा नहीं होता है। मेल के केस में हर एक सोमैटिक सेल में एक्स और वाई जीन फंक्शनल होते हैं, लेकिन फीमेल में दोनों क्रोमोसोम क्या काम करेगा? जब होमोलॉगस है तो एक क्रोमोसोम वही काम करेगा, दूसरा तो दूसरा वाला रिड्यूस हो जाता है, नॉन फंक्शनल चीज जैसे वेस्टिजियल हो जाती है ना, उसी तरीके से फीमेल की सोमैटिक सेल में एक क्रोमोसोम की जगह बार बॉडी प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं बार बॉडी। ये जब इंफॉर्मेशन आपको पूछे तभी आपको देना है, बार बॉडी, एक्स बार बॉडी भी बोलते हैं फिर इसको। ओके, इसी को बोलते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। समझ में आया? गैमेट के फॉर्मेशन में तो इनएक्टिवेशन नहीं हो सकता। सोमैटिक सेल में दो लोग एक ही काम को कर रहे हैं और जरूरत नहीं है तो एक काम करेगा, दूसरा इनएक्टिव हो जाएगा सेम वे में। तो दो एक्स क्रोमोसोम सारे सोमैटिक सेल में आपके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है फीमेल में, एक ने रिस्पॉन्सिव एक काम कर रहा है
तो दूसरा धीरे धीरे रिड्यूस होके इनएक्टिवेट हो जाता। दिस इज द इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वन ऑफ इम्पोर्टेंट फिनोमेना ऑफ जेनेटिक्स। बट आपके लेवल पे आप इसको बस इतना ही ध्यान रखो कि ऐसा होता है, अगर पूछा जाए तो आपको ये नॉलेज रहनी चाहिए। तो उस केस में फीमेल के हर सोमा सेल में 45 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक बार बॉडी होता है सोमा सेल। ओके बेटा, जर्माइनल सेल में ऐसा नहीं होता है। तो उस इनएक्टिवेशन से आगे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, सोमैटिक सेल में कोई इफेक्ट नहीं है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम को ही बार बॉडी बोलेंगे। यस बेटा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बार बॉडी रिड्यूस हो गया। Which one of the two X chromosomes is inactivated is a random process। कौन सा इनएक्टिव होगा? वो रैंडम प्रोसेस है। अगेन सीक्वेंस फ्रीक्वेंसी, जैसे आप एलील की एक्टिविटी देख रहे थे, कितना कंट्रीब्यूशन है, उसी हिसाब से सेल डिसाइड कर लेती है। सेल में जेनेटिक कंट्रोल होता है और उससे डिसाइड हो जाता है कि विच वन विल बी एक्टिव। जैसे जो सपोज एक कंपनी में एक काम के लिए 2 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एक काम के लिए 2 एम्प्लॉय हैं, एक ट्रेनिंग पीरियड दिया गया, दोनों उसी काम को कर रहे थे, एक फंक्शनल दिया गया ज्यादा, एक ज्यादा फंक्शनल था, एक नहीं था। तो फाइनली जब सेलेक्ट हुआ तो उसको जॉब से नहीं निकाला गया दूसरे वाले को, लेकिन एक को असाइन कर दिया गया और एक को होल्ड पे डाल दिया गया कि अगले प्रोजेक्ट तक तुम होल्ड पे रहो। तो वो है वहां लेकिन इनएक्टिव है। इज इट क्लियर? जर्माइनल सेल में नहीं होता, इसलिए ध्यान रखना। सोमा सेल, सोमैटिक सेल की कहानी है ये। जर्माइनल सेल में इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर गैमेट भी एक ही बनेगा, ये इनएक्टिव रहेगा तो एक्सो टाइप का हो जाएगा बेटा। ओके, तो वहां एक्स एक्स है। क्या था लास्ट सेंटेंस, एक बार देख लेते हैं। 50% हैज वाई। एनसीईआरटी आ जाओ वापस। फीमेल्स however produce only one type of ovum with an X chromosome. There is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X or Y। तभी हम यहाँ पे देख रहे हैं 100% है, ठीक है, 100% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि एक्स से वो फर्टिलाइज करेगा। इन केस ऑफ द ओवम फर्टिलाइज विद स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, द जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर बनता है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड इज जाइगोट इनटू अ फीमेल, and the fertilization of ovum with Y chromosomes carrying sperm result into a male offspring। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटी सी बात है, कितनी बार सुन ली। Thus, it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child। NCERT ने भी conclude कर दिया इस बार। It is also evident that in each pregnancy there is always 50% probability of either a male or female child। ठीक है बेटा, नॉर्मल केस है ये भी। जो ट्रांसजेंडर वगैरह प्रोड्यूस होते हैं उसमें क्रोमोसोमल एब्रेप्शन होता है, ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक नेफर सिंड्रोम होता है, एक टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो दोनों की बात हम लोग करेंगे कि कब क्रोमोसोम नंबर जैसे एक्स वाई की जगह एक्स 2 एक्स क्रोमोसोम आ जाए और एक वाई क्रोमोसोम आ जाए तो डिफरेंट होता है, और एक ही एक्स क्रोमोसोम आया तो फीमेल में कैसे स्टेरिलिटी आ जाती है, तो वो नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल नहीं होते। ओके बच्चा, बट देयर इज पॉसिबिलिटी, आप जनरल बात करोगे तो ऑलवेज देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ एदर अ मेल और अ फीमेल। तो जब तक क्वेश्चन में आपसे पूछ नहीं रहा है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, पूछेगा तो फिर ऑप्शन में आपको दिखेगा कि दे आर आस्किंग अबाउट द ट्रांसजेंडर टू, ठीक है, जो इन बिटवीन होते हैं, ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। तो उस तरीके की चीजें अगर पूछेगा तो आपको आंसर में भी दिखेगा ऑप्शन में। तो ये लाइन लिखी हुई है 50% प्रोबेबिलिटी फॉर जनरल, जबकि आप जानते हो कि आपको एक ट्रांसजेंडर वाला भी कॉलम आजकल हर जगह दिख रहा है, ठीक है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड, चलो इस पर तो बात हुई थी अपनी, फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रन एंड हैव बीन ostracized and ill treated because of this false notions। उनके साथ बिहेवियर गड़बड़ होता है, उनको इग्नोर किया जाता है, दूसरे तीसरे शादियों का रिवाज चलता है। तो ये सब अपने सोशल डैमेज है। ओके,
अब नेक्स्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। एक मिनट, हम एनसीईआरटी कुछ छूटा तो नहीं हमसे? बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोशन। कंप्लीट हो गया है ना? अच्छा, क्रॉस वगैरह तो बना ही लिए होगे, क्रॉस वगैरह बनाया ना, ये सब जो पहले दिखाया था ये बना लेना। सिंपल एक्स 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 वाई, एक्स और वाई गैमेट बनेंगे, एक्स और एक्स गैमेट बनेंगे। फ्यूजन की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो 50% 50%। एनसीईआरटी में इमेज नहीं दिया, आप एक बना के रखोगे, वो देखने में लगता है कि हाँ चलो इजी है, कुछ है नहीं, बट आना चाहिए आपको। अब पहले भी एक बार हनी बी के बारे में बात हुई थी, आज फिर देख लेते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, उस टाइम मैंने बोला था अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बहुत परेशान मत हो, आपको 12th में पढ़ना है इस चीज को कि हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न कैसा है। तो पहले तो मैं एक रिकॉल करा दूं तुम्हें कि आज अभी तक क्या क्या सेक्स डिटर्मिनेशन के पैटर्न देखे तुमने। एक देखा एक्सो टाइप, एक देखा हेट्रोगैमेटी एक्स वाई टाइप, ठीक है। एक देखा तुमने जेड डब्ल्यू और जेड जेड, ओके। अब लास्ट वन आ रहा है हैप्लोडिप्लॉयड टाइप का, ओके, जिसमें डिप्लॉयड हैप्लॉयड पॉपुलेशन में दिखेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम कम है, यहाँ पे एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है, 1 - 1 है बस। इसके कंपैरिजन में इससे एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है। लेकिन अब जब आप हनी बी को देखोगे तो हनी बी की सिंपल सी कहानी ये कह रही है कि मेल जो है वो डायरेक्ट डेवलप हो जा रहा है फीमेल से, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस को शो कर रहा है, ओके, दिस वन। फिर हमने बोला था कि हनी बी का जो कॉम्ब होता है, जो हनी का पॉपुलेशन है, उसमें वर्कर भी है, क्वीन भी है एंड ड्रोन है, ओके। वर्कर भी है, क्वीन भी है, ड्रोन है। वर्कर भी डिप्लॉयड, क्वीन भी डिप्लॉयड एंड ड्रोन्स आर हैप्लॉयड, दे आर डेवलप्ड बाय द पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस कौन करता है? फीमेल गैमेट करता है। ये सब बातें एक रिकॉल कराने के लिए बोल रहे हैं, फिर देख लेते हैं इसको वन बाय वन। और जब भी वर्कर भी बन रही है तो वो नॉर्मल फ्यूजन से बन रही है, ठीक है, नॉर्मल फ्यूजन से बन रही है। तो इसका गैमेट भी बना हैप्लॉयड, इसका ये तो ऑलरेडी बॉडी इसकी हैप्लॉयड है। गैमेट फॉर्मेशन हमेशा यहाँ पे माइटोसिस से होगा, माइटोसिस से ही गैमेट फॉर्मेशन होगा। ये मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ मियोसिस माइटोसिस में एक बार बताया हुआ है कि एन कभी हाफ एन नहीं होता है, तो एन में कभी मियोसिस नहीं होती है। इज इट क्लियर? तो गैमेट बनेगा माइटोसिस से और ये गैमेट इससे फ्यूज करेगा तो वर्कर बी फॉर्म होगी, दैट इज डिप्लॉयड। इसी वर्कर बी में एक को सिलेक्शन मिलता है, रॉयल जेली खा लो और वो बन जाती है रानी, रानी मधुमक्खी, क्वीन बी बन जाती है। तो क्वीन बी और वर्कर बी के प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं होता है, हर एक क्वीन बी कभी ना कभी वर्कर बी रही होती है। तो ये नेचुरल थोड़ा सा इनका इंटरेस्टिंग पॉपुलेशन है। देखो अभी कुछ कह रहे हो? क्लियर है? यस, ओके। चलो, द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान रखना, क्वेश्चन छोटी सी गलती करने से 5 मार्क्स के टाटा बाय बाय हो जाते हैं। सेट ऑफ क्रोमोसोम, नॉट अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पूरा का पूरा सेट ही गायब है। एन इंडिविजुअल रिसीव्स an offspring formed from the union of a sperm and an egg developed as a female, female worker bee, and among them one choose होगी queen bee, and an unfertilized egg develops as a male drone by means of parthenogenesis। 3-4 क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं और ये
आपको पहले भी पता है, अभी आप रिवाइज भी कर लो, अच्छे से समझो इसको। ओके बच्चा, this means that the male have half the number of chromosome than that of a female। तो मेल लिखते हैं, इस पे प्लॉइडी डाल दो n, फीमेल लिखते हैं, इस पे प्लॉइडी डाल दो 2n। ओके, द फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर याद रखना दिया हुआ है। एंड मेल्स आर हैप्लॉयड दैट इज हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 16। ओके, ये मीन्स दिया हुआ है, सेम कहानी कह रहा है, फिर से सुन लो। फीमेल है, जाइगोट होगा, मतलब सोमेटिक मदर का है, ठीक है, उससे पूरी पूरी फीमेल डेवलप हुई होगी। ये मेल डेवलप है, कैसे मेल डेवलप है उसकी कहानी अभी इसमें छुपी हुई है, आगे के मेल कैसे डेवलप है। तो एक पेरेंट, दूसरा पेरेंट, मेल और फीमेल आपस में जब गैमेट बनाए, फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ तो हमेशा फीमेल बनेगी। फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हुआ और डायरेक्ट फीमेल गैमेट से डेवलप हो गया तो मेल बनेगा। और क्योंकि फीमेल गैमेट जो बना था, गैमेट जो बना था, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ मियोसिस, मियोसिस हुई थी, तो यहाँ पे प्लॉइडी 2n से n हो गई थी। तो मेल कैसा हुआ, ड्रोन कैसा हुआ, हैप्लॉइड इन नेचर। ड्रोन जो हैप्लॉइड इन नेचर यहाँ पे पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, उसकी रिप्रोडक्टिविटी आ गई, वो रिप्रोडक्टिव एज में गया। और ड्रोन हमेशा किसके साथ फर्टिलाइज करता है, क्वीन बी के साथ फर्टिलाइज करता है। एंड दिस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एयर। इनका फर्टिलाइजेशन का भी मैकेनिज्म बहुत अलग ही तरीके का है, ठीक है। हवा में क्वीन भी आगे की तरफ जाती है, बहुत सारे मेल उसके पीछे पीछे उड़ते हैं, एंड वो सिलेक्शन प्रोसेस है कि बेस्टेस्ट मेल का सिलेक्शन वो करती है। और जैसे ही मेल और फीमेल का कॉपुलेशन होता है, उसके बाद मेल ड्रोन की डेथ हो जाती है। ओके, और एक बार में ही क्वीन भी नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकती है, नंबर ऑफ एग को प्रोड्यूस कर सकती है। तो अब फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन यहाँ से यहाँ का हो रहा है 16 और ये वाला 16। रिजल्टेंट आपको क्या मिली, वर्कर भी मिले। इस तरीके के सिस्टम को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। रीज्वाइन कर लेना सेम लिंक से। फीमेल 2n 32 क्रोमोसोम नंबर, मेल n 16 क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉइड हैप्लॉइड, मियोसिस होगा, n is equal to 16, n is equal to 16, haploid haploid, n is equal to 16 by mitosis। again and again I repeated that कि n में कभी meiosis नहीं होगी। without fertilization development male। कि बेटा, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस से डेवलपमेंट हो गया, तो कौन बनेगा, ड्रोन बनेंगे, मेल। ये बाई चांस नहीं है, दिस इज ऑलवेज जो इनके पॉपुलेशन में यही है डेवलपमेंट का मैकेनिज्म। एंड अगर हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज्ड विद द हैप्लॉइड मेल गैमेट, देन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड फीमेल। इस तरीके के सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं, हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, ठीक है, अलग अलग इमेज है, सेम कहानी कह रहा है। नो मियोसिस इन केस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, बट स्पर्म तो बनाना है, तो मियोसिस को माइटोसिस से ही, मतलब हैप्लॉइड को माइटोसिस से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगी ना, तो बाय द मीन ऑफ माइटोसिस होती है। नेचर है, लिविंग सिस्टम है, वेरिएशंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अनडाइजेस्टेबल लग रहा हो। सिंपल सी बात है कि ऐसा होता है। वो क्या होता है ये आप पढ़ रहे हो, और जो जो भी होता है उसको आपने समझ लिया, बाकी कोई रिसर्च वाली चीज इसमें।
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डिप्लॉयड फीमेल भी है, मियोसिस से गैमेट बने विदाउट फर्टिलाइजेशन, गैमेट इंडिविजुअल में डेवलप हो गए, तो ऐसे इंडिविजुअल हमेशा मेल होगा। इसलिए मेल क्या होता है, हैप्लॉयड होता है इनके पॉपुलेशन में, इनके कॉम में, इनके जो छत्ता होता है मधुमक्खी का उसमें। और डिप्लॉयड फीमेल भी क्या करती है, डिप्लॉयड फीमेल भी हैप्लॉयड मेल के साथ जब गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन होगा तो वर्कर बी का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? This is called haplodiploid sex determination system and has special characteristic features such as the male produces sperms by mitosis. मार्क कर लेना, हाईलाइट करके रखना। They do not have father. अब ये एक स्टेटमेंट, अब देखो, जब फीमेल से ही प्रोड्यूस हो गया तो उसके फादर नहीं होंगे। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बनता है ऐसे, तो इसके क्या कोई फादर है या नहीं है? नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। बट आगे की लाइन देखना, दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन, इसलिए उनके बेटे भी नहीं होंगे, बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन। कैन नॉट हैव सन, यहाँ पे कहीं सन बनता हुआ दिख रहा है, ये क्या है सब? डॉटर, फीमेल है तो डॉटर है, समझ में आया? तो ना बाप है ना बेटा है, सीधी सी बात हम कहें, लेकिन दादा है। दादा कैसे हैं, क्योंकि इसके तो नाना दादा तो है, मतलब नाना है, ये तो आई है इससे। ट्विन बी तो आई है मेल से फ्यूजन होने से, वर्कर बी बनी थी मेल के फ्यूजन होने से, तो एक मेल तो है उसके जिंदगी में। किस फॉर्म में? ग्रैंड पेरेंट के फॉर्म में। इज इट क्लियर? फिर से पढ़ लो। दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन, बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स। ग्रैंड सन्स तो हो सकते हैं ना, उसकी बेटी का बेटा, देखो, बेटी का बेटा, ये तो आगे जाके बेटा फिर से प्रोड्यूस करेगी ना, तो ग्रैंड सन हो सकते हैं। एक मिनट रुको, हम लिख ही दे तुमको। ग्रैंडफादर हो सकते हैं, फादर नहीं होंगे, सन नहीं होगा, ग्रैंड सन होगा। अब हम यहाँ रीजनिंग नहीं सॉल्व करा रहे, नहीं तो हम यहाँ पे आगे तुम्हें और बता देते कि जब इसका बेटा होगा तो वो होगा, इससे जो मेल प्रोड्यूस हुआ है वो होगा ड्रोन। ठीक है, तो इसका ग्रैंड सन तो है, ग्रैंड सन एग्जिस्ट कर सकता है, ग्रैंड फादर भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट एक मेल ड्रोन जो प्रोड्यूस हुआ था, जो एग्जिस्ट करता है, जो एक्चुअल में मेल है उस पॉपुलेशन में हनी बी के, ना उसके फादर है ना उसके बेटा हो सकता। इज इट क्लियर? कि तुम देखो सामने कहानी है, ये हम नहीं बता रहे, ये क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन हो रहा है लेकिन नहीं होना चाहिए। सोचो जरा, दादा दादा नाना ग्रैंडसन सब समझ में आता है ना, जनरेशन की बात हो रही है, मतलब एक हो गए जो फर्स्ट जनरेशन, दादा नाना, ग्रैंड हो गए, फिर पेरेंट, फिर सन, फिर पोता, ये तो समझ में आता है ना। बेटे का बेटा ग्रैंड सन होता है, तो ये ग्रैंड सन वाली पीढ़ी है, ये सन वाली पीढ़ी है, ये पेरेंट खुद वो पेरेंट हो ये पीढ़ी है, और ये उसके पेरेंट हो ये पीढ़ी है। ओके, अब यहाँ पे इसके ग्रैंड फादर होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, क्योंकि हमने उसको भी लिया। तो इसी मेल की बात कर रहे हैं कि इसके पेरेंट्स में मेल नहीं होगा तो फादर नहीं है, मतलब सिर्फ मदर से ही डेवलप हुआ है। देखो यहाँ, विदाउट फर्टिलाइजेशन एग से डेवलप हुआ, तो सिर्फ क्या है, माँ है इसकी, इसके पास क्या है, इसके पास इसकी माँ है, पापा नहीं है। फिर दूसरा, इसका सन नहीं हो सकता, क्योंकि मेल जब भी फ्यूज कर रहा है तो वो डॉटर बना रहा है, तो इसका सन नहीं हो सकता, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रैंड सन हो सकता है, क्योंकि उसकी डॉटर फिर से किसी हैप्लॉइड ड्रोन से अगर ट्विन भी बनती है, उसकी डॉटर ट्विन भी बन जाती है, तो हैप्लॉइड ड्रोन से वो फर्टिलाइज करेगी और देन ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर बन जाए, सॉरी, फर्टिलाइज करेगी तो फिर से ग्रैंड डॉटर बनेगी। फर्टिलाइजेशन नहीं करेगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन
डेवलप कर देगी तो नए ड्रोन बन जाएंगे। तो 4 पीढ़ियों में आपको ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, वो खुद, उसके फादर, उसकी मदर, ये कहानी 3 लाइन में कंफ्यूज करके यहाँ पे लिखी हुई है। दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन। अभी समझ में आया प्रतीक? ग्रैंडफादर की डेथ हो गई होगी, बट है तो ना, एग्जिस्ट तो कर, मतलब बने तो थे ग्रैंडफादर। हाँ, यहाँ पे ये डायलॉग दे सकता है कि मेरे पास माँ है। हाउ इज द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन द बर्ड? हो गई कहानी इनकी, खत्म हो गई। हेट्रोजाइगोटिक, हेट्रोगैमेटी इन फीमेल, हेट्रोगैमेटी इन फीमेल। इज द स्पर्म और द एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चिक्स? बताओ बेटा फटाफट, कौन रिस्पॉन्सिबल है? फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, तो फीमेल से प्रोड्यूस क्या होता है? एग। तो कबूतरी ने कबूतर पैदा किया या कबूतरी पैदा की, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद कबूतरी है। आई बात समझ में? हो गई यहाँ तक की बात खत्म। अब रहता है टॉपिक म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी जेनेटिक डिसऑर्डर में ही है, और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन आज है वेडनेसडे, थर्सडे। अच्छा, हमें सुनने में आया कि ये टेस्ट तो रिवीजन टेस्ट है, बट हम तो कोई रिवीजन टेस्ट नहीं लेने वाले, क्योंकि रिवीजन टेस्ट दोगे तो फिर वही कहानी है। सेल दो, बायोमोलिक्यूल दो, सेल साइकिल दो, ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑलरेडी दे रखे हो, प्लांट फिजियोलॉजी ऑलरेडी दे रखे हो, तो देयर इज नो नीड कि आप जेनेटिक्स के साथ अब एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी का टेस्ट दें। तो सिंपली जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर आप फोकस करें। आपका पेपर जो बनाना है वो मैं बनाऊंगी, आप फिजिक्स केमिस्ट्री का आप ले लो उधर से। और जस्ट बिकॉज ऑफ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए अभी आप कोई भी रिवीजन टेस्ट नहीं दोगे इन बायोलॉजी। इज इट क्लियर? प्लांट फिजियो नहीं हुआ है कंबाइंड? आज है वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को दे पाओगे क्या? 2 दिन में? नहीं बेटा, ऐसे पढ़ाई नहीं की जाती, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जेनेटिक्स पढ़ो ना, अभी जो जेनेटिक्स पढ़े हो यहाँ तक हम ले लेंगे, ये अपने आप में बड़ा चैप्टर है। और अभी आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल कराएंगे, कल न्यूमेरिकल कराएंगे, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हम देंगे। हाँ, हम समझ रहे हैं, तुमसे बता रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो उनका भी अपने आप में बड़ा रेंज है। हाँ बेटा, क्योंकि इस तरीके की कोई अपडेशन, कोई इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी नहीं, तो मैं तुम्हारे ऊपर टेस्ट का बोझ नहीं डाल सकती। ये मेरे एथिकल रूल के खिलाफ है कि मैं पढ़ाऊं कुछ, टेस्ट कुछ और दूं। जब मुझे लेना होगा तो मैं रैंडम टेस्ट आपके कभी भी, तो मैं पहले उसके लिए प्रिपेयर तो कर दूं। तो अभी जेनेटिक्स चल रहा है, इफ देयर इज की लाइक रिप्रोडक्शन होता, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होता, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा होता, तो मैं आपसे ले लेती मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का टेस्ट रिवीजन के नाम पे, क्योंकि वो रिवाइज हो रखे हैं चैप्टर। लेकिन अगर मैंने वो डाला टेस्ट में, तो आप अगले 2 दिन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ने लगो, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अभी आपको जेनेटिक्स में रखना है, तो आप फोकस करें, आपका जेनेटिक्स का ही टेस्ट होगा। क्लियर है? मेरे तरफ से यही है और यही रहेगा आपका। अब बात आती है कुछ न्यूमेरिकल्स की, और थोड़ा सा अटेंटिव रहो, थोड़ा हम कम बोलेंगे, आप सॉल्व करो। नहीं हो रहा है फिर हम बताएंगे। पर कोई अभी छोटे से एकदम इजी इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। पहले मेंडेलियन न्यूमेरिकल लिया है मैंने, फिर मेंडेलियन न्यूमेरिकल में मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड के बाद फिर आएंगे अपन क्रॉसिंग ओवर लिंकेज का, कल देखेंगे। आज एकदम इजी इजी लिया। चलो बताओ, व्हाट टाइप ऑफ गैमेट्स विल फॉर्म बाय जीनोटाइप RRYY? बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइप्स ऑफ गैमेट पूछ रहा है, ध्यान रखना।
इसमें देखो, हाँ करेक्ट है, और बहुत फास्ट हो जाना चाहिए, पेन ही नहीं चलनी थी। स्मॉल वाई है ही नहीं, तो स्मॉल वाई कभी गैमेट में नहीं गया। कट कट कट, बचा एक, हो गया सॉल्व। नहीं फरिया, ध्यान से समझो बेटा, अभी जो बताया मैंने। ये किस केस में है? ये उस केस में है जब आप देखते हो आर आर वाई वाई, RRYY का, तो एग्जामिनर ने कर दिया कंफ्यूज। इस केस में आपका RY बनता है। क्लियर? उस केस में आपके, जब आप F2 जनरेशन के लिए पुनेट स्क्वायर बनाते हो, तो ये 4 टाइप के गैमेट वहां पे दिखते हैं। बट फोकस करना था कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। F1 जनरेशन का वहां पे रहता है RRYY, लेकिन यहाँ स्मॉल y की जगह इसने स्मार्टली क्या कर दिया, RRYY। इज इट क्लियर? पर्या, समझ में आया? ओके। और सबसे पहले बात, गैमेट फॉर्मेशन का रूल क्या है? गैमेट फॉर्मेशन मतलब पेरेंट से हाफ जीन रहेंगे, नंबर ऑफ जीन इज ऑलवेज हाई। नंबर ऑफ जीन यहाँ पे मतलब आप अभी कैरेक्टर, जीन, क्रोमोसोम किसी भी तरीके से समझो। उस टाइम तो मेंडल को तो पता नहीं था, तो RRYY है, तो गैमेट कितने होंगे? ये 4 हैं, तो 2 ही आएंगे। एक आर के साथ नहीं जा सकता, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? कैपिटल वाई के साथ आर, और कैपिटल वाई के साथ एंड। तो टाइप ऑफ गैमेट तो 2 ही बन रहे हैं। नंबर ऑफ गैमेट दिया हुआ है यहाँ पे RY 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 RY। तो दिस इज करेक्ट। समझ में आया? केतकी, इकरा, यश। सॉल्व करने के लिए मैंने तरीका बता दिया। सॉल्व करने का तरीका यही था कि यहाँ जब स्मॉल वाई है ही नहीं, तो किसी भी ऑप्शन में स्मॉल वाई है तो वो होगा नहीं। तो यहाँ स्मॉल वाई दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ स्मॉल वाई दिखा, नहीं होगा। यहाँ दिखा, नहीं होगा। ये एक इकलौता ऐसा ऑप्शन था जिसमें स्मॉल वाई नहीं था। तो फटाफट से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। Pure homozygous offspring in a dihybrid cross in the F2 generation. Pure homozygous offspring in a dihybrid cross in the F2 generation will be. कंडीशन को पकड़ो, क्या बोल रहा है, किस क्रॉस के बारे में बात किया वो? अब आपको इसके लिए मैंने एक चीज बताई थी, चेकर ब्रूट के क्रॉस कितने बने थे डाई हाइब्रिड में? 16। 16 का एक डायगोनल पूरा होमोजाइगस था, 16 का दूसरा डायगोनल हेट्रोजाइगस था। उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये था होमोजाइगस। सबसे ऊपर क्या रहता है? कैपिटल आर वाई वाई। सबसे नीचे क्या रहता है? स्मॉल आर वाई वाई। अब इसने पूछा प्योर होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग इन हर डाई हाइब्रिड क्रॉस। प्योर होमोजाइगस, ठीक है। हेट्रोजाइगस मतलब वो होमोजाइगस। प्योर मतलब या तो RRYY या तो RRYY, ये दोनों की ही बात हो रही है। प्योर हटा देता, होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग मिल बोलता, तो फिर आपको यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी थी? एक मिला था RRYY, एक मिला था आपको स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो ये वाले 4 आपके क्या हो जाते? प्योर होमोजाइगस, और सॉरी प्योर 4 होमोजाइगस। लेकिन प्योर होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट डोमिनेंट, रेसेसिव रेसेसिव। तो ये प्योर होमोजाइगस रेसेसिव है, ये प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट है। प्योर का टर्म आते ही आपको पहले तो समझ लेना है कि पेरेंटल, मेंडल, कहानी उनकी वही है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, प्योर लाइन। ठीक है, ट्रू, प्योर लाइन, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए बेटा सॉल्व करते हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्योर होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। पूरे बॉक्स कितने हैं? 16, 2/16 मतलब 1/8, 1/8। समझ में आया? ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ में आया नहीं आया ये बताओ? डी किस केस में करेक्ट होगा? चलो अभी डी को यहाँ पे थोड़े से वेरिएशन भी करते हो। तुम्हारी पेंसिल चलनी चाहिए बेटा, तुम्हारी पेंसिल चलनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएशन करते हैं। मैं क्वेश्चन ये, इसको ध्यान देना,
मैं थोड़ा कलर बदलती हूँ। बेटा सुंदर सुंदर लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं सुंदर सुंदर। RRYY, इफ द क्वेश्चन इज प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, if the question is pure homozygous dominant, then answer will be 1/16। 16 चेकर बोर्ड के खाने, ये तो सबको ध्यान है ना बच्चा? यस बेटा, होमोजाइगस डोमिनेंट और पूछ ले होमोजाइगस रेसेसिव, देन ऑल्सो आंसर इज 1/16। तब या तो इसके बारे में पूछा है, या तो डोमिनेंट बोला है तो इसके बारे में, और रेसेसिव बोला है तो इसके बारे में, तो 1/16। अगर पूछ लेता है यहाँ पे कि टोटल होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग, देन 4/16। टोटल होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हो जाएगा 4/16, मतलब 1/4। और टोटल प्योर हेट्रोजाइगस में मतलब कैपिटल R स्मॉल r हो, कैपिटल Y स्मॉल y हो। ऐसा आपको एक क्रॉस में मिला था, ये वाला डायगोनल पूरा जो आप क्रॉस लगाए थे इसमें मिल रहा था। चेक करना, डायहाइब्रिड क्रॉस का भी ओपन रखा है अगर अपने सामने तो देख लेना। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर हो जाएगा 4/16, तो हो जाएगा 1/4। तो क्वेश्चन बदल बदल के मैंने आपको 4-5 ऑप्शन बताए। इज इट क्लियर? देखो सिंपल से क्वेश्चन को जब अपन पढ़ते हैं ना, तो डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, तुरंत ऑप्शन पे नहीं जाना। ऑप्शन पे गए, सॉल्व हुआ, लेकिन बाकी और क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके लिए अपने आप को ओपन किया करो। तो एक एक साथ आपने 5-6 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए कि क्या पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको क्या रिप्लाई देना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया है तो पहले दिमाग में डाई हाइब्रिड को ले आना है। जनरेशन दिया है तो जनरेशन को दिमाग में ले आना है कि F2 जनरेशन पूछ रहा है, मतलब 16 चेकर बोर्ड, 16 बॉक्सेस ऑफ चेकर बोर्ड, ओके। 16 बॉक्सेस की कहानी चल रही है, तो जो भी रेशियो आएगा वो 16 से आएगा। उस 16 बॉक्सेस में कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द रेशियो, सिंपल। नेक्स्ट चलो देखो, इन हाइब्रिडाइजेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, बताओ कौन सा क्रॉस है, बस ये पहचान लो कि ये क्रॉस कौन सा है। आंसर आपके सामने होगा, पहले क्रॉस बताओगे फिर आंसर बताओगे। विच क्रॉस इज दिस, कौन सा क्रॉस है ये? बताओ बेटा। टेस्ट क्रॉस, वेरी गुड, मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस, यस बेटा करेक्ट। जब मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस आ गया आपके समझ में, गिव राइज टू द प्रोजेनी ऑफ रेशियो, प्रोजेनी ऑफ रेशियो। तो प्रोजेनी ऑफ रेशियो मतलब जेनोटाइप पूछ लिया है तो 1:2:1 डायरेक्ट मिल गया आपको। ओके बच्चा, कोई क्रॉस क्रॉस करने की नीड नहीं होती, इतना आपको ध्यान देना। एक मिनट, टी नहीं बेटा, ये नहीं होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी एंड टी गिव्स राइज टू द प्रोजेनी ऑफ रेशियो 1:1। टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा? 1:1। हाँ बेटा, 1:1। 1:1 सेल्फिंग का होगा बेटा। चलो इसके भी वेरिएशंस को सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन टी का होता तो आपको क्या मिलता? 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक पूछता तो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो। 3 टॉल और 1 ट्वेल्व। चेकर बोर्ड बनाना नहीं है आपको, ये सब ध्यान में रहना चाहिए। ये था प्योर, ये रहेगा प्योर रेसेसिव, और बाकी बीच के दो आप जो इसके सामने और इसके सामने रहेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके बच्चा, क्लियर है? तो आंसर इसका हो जाएगा 1:1 टेस्ट क्रॉस का, टेस्ट क्रॉस रेशियो जीनोटिपिक हो या फिनोटिपिक हो 1:1 ही आएगा। गैमेटोइड बनाने की जरूरत है क्या? समझ में आ गया ना?
गैमेट बनाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दो गैमेट, यहाँ से एक ही गैमेट, तो आप ऐसे ही तो लिखते हो टी टी, और इसको क्रॉस किससे कराना है, टी से। पॉसिबिलिटी क्या है, टी टी और टी टी, 1:1। ओके बच्चा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत प्रैक्टिस होती है, डरना मत इन सब क्वेश्चन। चलो, the percentage of heterozygous individual obtained in F2 generation from selfing the plants with phenotype RR। बताओ पहले तो ये मोनो हाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड है? इसने क्या क्या दिया, क्वेश्चन में दिया क्या है, फटाफट। इतना जितने टाइम रीड करने में लगा ना, उतने में दिमाग, उस दिन ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इतने में दिमाग चल जाए बेटा आपका। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ऑप्टेन इन F2, इसका मतलब आपको सेल्फिंग के बाद का जो चेकर बोर्ड बनाते हो उसके बारे में कुछ पूछने वाला है। ये एक लाइन से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या पूछ लिया इसने, परसेंटेज पूछा है हेट्रोजाइगस का, F2 जनरेशन फ्रॉम सेल्फिंग टू द प्लांट विद जीनोटाइप RR। मैंने आपसे पूछा कि ये क्रॉस कौन सा है, RR एक ही दिया हुआ है ना बेटा, सेल्फिंग विद द प्लांट विद जीनोटाइप RR, तो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी जैसे आप करते हो वैसे ये RR दिया हुआ है, RR की सेल्फिंग RR से कराओगे तो R R R R, 4 गैमेट बनेंगे। ठीक है, अब पूछा गया था हेट्रोजाइगस, द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, वैसे ही आपके हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल क्या है, 50% F2 जनरेशन में, 1:2:1 ना, 50% हेट्रोजाइगस, तो 50% आंसर आ गया। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज पूछ रहा है। बनाए क्या, क्रॉस बनाए, चलो बना लेते हैं। आर आर, ये आर ये आर ये आर ये आर, आर 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 आर, 50%, कहानी खत्म। इतना करने का जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितने हुए, फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 50%। इज इट क्लियर बच्चा? यस बेटा, मोनो हाइब्रिड है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ इन अ गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी लिख दिया मतलब मेंडल की कहानी आ जानी चाहिए, प्योर प्योर प्योर, एवरीथिंग इज प्योर, स्टार्टिंग में प्योर ही लेना। अ क्रॉस इज मेड बिटवीन रेड फ्लावर्ड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट, कलर ले रहा है रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। बताओ पहले क्रॉस कौन सा है, डोमिनेंट कौन सा है। देखो हम कुछ क्वेश्चन तुमसे यहाँ पूछ रहे हैं, विच वन इज डोमिनेंट एंड विच टाइप ऑफ क्रॉस, टाइप ऑफ क्रॉस और डोमिनेंट, बताओ। एक हिंट दिया था मैंने कैरेक्टर्स लेते वक्त कि डोमिनेंट किसको बोलते हैं, रेड इज डोमिनेंट एवरीवेयर। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट रेड, पर्पल, वायलेट, ठीक है, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे बेटा। व्हाइट आपको, जब मैंने क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट बताया तब मैंने बोला है कि व्हाइट कोई कलर नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ पिगमेंटेशन गिव्स द कलर व्हाइट, तो रेसेसिव हो गया वो बच्चे बायो के केस में, ठीक है। फ्लावर्ड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट, तो अब आपको यहाँ पे कहानी समझ में आई, पहले फिर क्रॉस बताओ, टाइप ऑफ क्रॉस मोनो, वेरी गुड, ठीक है, मोनो है। तो अब बात क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं बच्चा, इनकम्प्लीट नहीं, उसने यही ले लिया है, रेड फ्लावर इज डोमिनेंट एंड व्हाइट फ्लावर इज, अभी देखो मेंडल की कहानी चल रही है, गार्डन पी दे दिया मतलब मेंडल की बात कर दिया है, तो डोमिनेंट कौन है इसमें, रेड कलर, क्या हो जाएगा, ले लें उसके लिए आर आर, प्योर, प्योर से चलनी है कहानी, और रेसेसिव क्या हो जाएगा, एक ही कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं तो क्रॉस क्या हो जाएगा बेटा, मोनो। सब डिकोड करना है कि क्या पूछा है, रेसेसिव क्या हो जाएगा, आर का
कंट्रास्टिंग एलिल स्मॉल आर। ओके, फिर तो क्या, अब तो कहानी क्लियर है, चले जाओ। क्या आएगा? रेशियो पूछ रहा, व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन? आंसर इज 3:1। कोड कर लिया बस आपने कि क्या है, डिकोड करो बस। डिकोड किया कि क्या पूछ रहा है वो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन मतलब चेकर बोर्ड में आपको पूछ लिया है फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। क्रॉस फिर से यही वाला बनेगा, इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ। ठीक है, ये दिखेगा रेड फ्लावर, ये दिखेगा रेड फ्लावर, ये दिखेगा रेड फ्लावर, तो 3 रेड फ्लावर, ये दिखेगा व्हाइट फ्लावर, तो 3:1। तो नेक्स्ट का क्रॉस यही है, बस आर को ले लिया उसने, रेड डोमिनेंट, एंड स्मॉल आर को लेना है व्हाइट रेसेसिव। ओके बच्चों, ये सब लिखा नहीं होता है, यही तो दिक्कत है। अगर तुम लिखे पे दिया नहीं है, मैम बताया नहीं है, नहीं वो सब ऑलरेडी आपको मेंडल के रूल्स दिमाग में रखने हैं ना, वो क्या कह रहा है, रूल तो दिमाग में रहेंगे। इतना क्लियर पूछेगा तो वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता, फिर मोनोहाइब्रिड का F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो बता, इजी क्वेश्चन हो जाएगा ना। पूछ वही रहा है लेकिन घुमा के पूछ रहा है। उसने कंडीशन दे दी मोनोहाइब्रिड की, पूछ लिया F2 जनरेशन, आपको फिनोटिपिक याद है रेशियो, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन टीटी एंड टीटी, बहुत सिंपल है, फटाफट बताओ। अब ये आ गया, जैसे पहले वाला आपने यहाँ पे देखा था ना, ये टेस्ट क्रॉस था, अब आया है सेल्फिंग। व्हाट विल बी द रेशियो? 1:2:1। सबका हुआ 1:2:1। क्लियर है? इकरा, फरेहा, प्रतीक, यश, इज इट क्लियर? One is to 2:1 because this is the cross of F2 generation for F2 generation. Let's say about the selfing किसकी? F1 generation की, and answer will be 1:2:1 क्योंकि जीनोटाइपिक रेशियो पूछा। चलो पढ़ो। If dwarf pea plant was treated with gibberellic acid, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो दिखते ही क्वेश्चन का साइज दिखते ही ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही पूछने वाला है। If dwarf pea plant was treated with gibberellic acid, it grew as a tall। आपको याद होना चाहिए जिब्रेलिक हार्मोन, जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो टॉलनेस के लिए हार्मोन्स है, इलोंगेशन बिटवीन द इंटरनोडल रीजन करता है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए आपके पास। इट ग्रूज एज टॉल, तो वो बाहरी ट्रीटमेंट की वजह से वो कैसा हो गया? प्योर टॉल पी प्लांट दिख रहा है। इफ ड्वार्फ पी प्लांट वॉज ट्रीटेड बाय जिब्रेलिक एसिड, इट इज बिकम tall। ठीक, if this treated plant is crossed with a pure tall plant, then the phenotypic ratio is likely to be, अरे टी, ठीक है, टॉल हुआ है लेकिन अभी इसका जीनोटाइप तो वही रहेगा टी, ये इसका ट्रिक है। इंफॉर्मेशन मतलब ट्रिक नहीं है, नॉलेज। उसके जीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, कोई स्मॉल टी ही रहेगा। तो रिजल्टेंट आपको जो प्रोजेनी मिलेगी F1 जनरेशन में वो ऑल टॉल ही होगी। रेशियो ऑफ प्रोजेनी पूछा तो जीनोटाइप बताएंगे ना? हाँ बेटा, दोनों बता सकते हैं, जब तक तो वो क्लियर नहीं करेगा ऑप्शन में जो दिख रहा होगा उसको देख लेना। फिनोटिपिक रेशियो भी प्रोजेनी का ही होता है, रेशियो ऑफ प्रोजेनी वो पूछ रहा है तो जीनोटाइप फोकस करना। ओके, तो ऑल टॉल ये आया, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल आएगा क्योंकि जिब्रेलिक एसिड से एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हुआ है, उससे जीन उसका नहीं चेंज हो जाएगा। Normal maize has starchy seeds which remain smooth when dry. Okay.
a mutant from has sugary seeds which go wrinkle when dry. ओके, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन बताया ना, वो वाला फैक्टर आएगा यहाँ. व्हेन अ म्यूटेंट वाज क्रॉस्ड विद अ नॉर्मल प्लांट, व्हेन अ mutant was crossed with a normal plant, F1 was produced which had smooth seeds. Smooth seeds. What would be the relative ratio of the different seed type? कैरेक्टर एक देख रहा है ये, ठीक है. जैसे हम ले लें स्मूथ के लिए हम ले लेते हैं, चलो कैपिटल एस, और रिंकल के लिए हम ले लेते हैं स्मॉल एस. स्मूथ, रिंकल, ठीक है. अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच करा दिया, म्यूटेंट का क्रॉस इससे कराया, तो म्यूटेंट हमें पता है, म्यूटेंट मीन्स रेसेसिव. पॉपुलेशन में म्यूटेंट जो है वही रेसेसिव है, और जो डोमिनेंट है वो वाइल्ड है. तो रेसेसिव, तो एस 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 एस. चलो मैंने तुमको गैमेट बनवा दिया, अब तुम लोग बताओ आगे की कहानी ये क्या कह रहा है. बताओ बेटा क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो क्वेश्चन. F1 was produced which had smooth seed. ये तो अपनी पूरी कहानी वही चल रही है. हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह क्या है, कैपिटल एस स्मॉल एस. तो F1 क्या आ गया, स्मूथ सीड, डोमिनेंट कैरेक्टर. What would be the ratio of the different seed types if the F1 was allowed to sell? देखो अब एलम, फिर से ध्यान से तुम लोग सुनना सभी. अगर ये बोल रहा है सीड टाइप्स, तो इसका मतलब ये पूछ लिया मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस. तो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को देखने के लिए आपको क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो बताओ. अब ये हो गया आपका F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो 3:1. सॉल्व. कुछ क्रॉस नहीं, कुछ चेकर बोर्ड नहीं बनाना. आया किसी का? ऑप्शन 2. यस. इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड. चलो आगे देखते हैं. फ्रॉम अ सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न, मतलब एक वो जो आप फली देखते हो, ठीक है, जो कॉब देखते हो उसका. अ फार्मर प्लांटेड 200 कर्नल, मतलब उसका सीड, which produce 140 tall and 40 dwarf. 140 tall and 40 dwarf. चाहते हैं 12, अप्रोक्सीमेटली 3:1 गया ये, ठीक है. द जीनोटाइप ऑफ दीज ऑफस्प्रिंग्स आर मोस्ट लाइकली. क्या हो गया, ये तो मोनो हाइब्रिड हो गया फिर से. तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. जीनोटाइप पूछा है. ओके, समझ में आया? देखो ये क्या कह रहा है, एक भुट्टे की जो आप बाल लेते हो पूरा भुट्टे का, ओके, इसमें जो दाने लगे होते हैं जो आप खाते हो, उसमें से उसने बोला कि एक कॉब में से उसने 200 कर्नल्स को लिए और प्लांटिंग कर दी. तो 200 कर्नल्स से जो आपके प्लांट लगे उसमें से 140 टॉल मिले और 140 सिर्फ क्या मिले, द्वार. ठीक है, 20 खत्म हो गया. तो रेशियो ये कैसा जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3:1 का रेशियो हुआ. समझ में आया? 3:1 का रेशियो हुआ, लेकिन इस स्टॉल के अंदर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दोनों आ जाएंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है. तो टीटी और टीटी आ गया यहाँ, और द्वार तो मिला ही है, तो उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है. तो 40, ये 40 क्या आ गया आपके, स्मॉल टी आ गया. तो पूरा कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? हम्म, टीटी टीटी टीटी. नहीं बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये भी आएगा ना. 50% तो ये आता है क्रॉस. चेकर बोर्ड, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 50% क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो 140 में 50% तो ये होंगे, मतलब 140 का हाफ करें तो 70, 70 से 7 दूनी 14 ना, 70% तो 70 सिर्फ इसमें क्या हो गया, नहीं, टोटल का 50% कर लो, मतलब 180 का 50%, तो लगभग 90 प्लांट तो आपके यहाँ पे ऐसे ही है.
अप्रोक्सीमेटली 90 प्लांट तो आपके क्या है, टी। अब 140 माइनस 90 करो तो 50 प्लांट आपके क्या है, कैपिटल टी कैपिटल। इतना आपको नहीं करना है, ये तो हमने बस ऐसे ही बता दिया। इज इट क्लियर? करना है तो आप भी करो, समझ लो, समझने के लिए इतना जितना जाना है बच्चों की तरह आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब समझ में आ जाए तो एग्जाम के दिन इतना नहीं करना, इतना टाइम नहीं लेते। और इतना टाइम लगे तो छोड़ देना, पहले राउंड में तो छोड़ ही देना, रुकना नहीं है पहले राउंड में, तो रुकना ही नहीं है बायो। चलो एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। फ्रॉम अ क्रॉस AA capital BB AA capital BB following genotypic ratio will be obtained in F1 generation. है बेटा, AA BB इससे गैमेट बनेगा AB, इससे गैमेट बनेगा AB भी बन सकता है, AB भी बन सकता है। क्या पूछ रहा है, रेशियो विल बी ऑब्टेन इन F1 फॉलोइंग जीनोटाइपिक रेशियो विल बी ऑब्टेन, दो कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है, ओके। रेशियो पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन का रेशियो। अब देखो अगर ये प्योर होता तो आप यहाँ पे डायरेक्ट चले जाते, ये प्योर नहीं है, ये दे रहा है कुछ, वो पूछ रहा है, तो हमें यहाँ गैमेट बनाए AB, और AB जो बना है इसको क्रॉस करा लेते हैं फटाफट, किससे, एक ही पॉसिबिलिटी है इससे, तो क्या बनेगा AABB और AABB 50-50, AABB ये वाला ऑप्शन करेक्ट है बेटा। और आप इसको बुक किस नॉलेज से चले जाओगे तो आप ये टिक करोगे जल्दी जल्दी में, ऐसा नहीं दिया ही नहीं है ऐसा ना, कंडीशन इसने ऐसे होता तो ये होता, जैसे कैसे जो आप मेंडल जी लेते हैं AABB क्रॉस विद AABB, तो ये वाला हो जाता 3:1। आई बात समझ में, मतलब बिना आप जीनोटाइप देखे सिर्फ 3:1 को पकड़ोगे